हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की क्लास में ओबीजी का टॉपिक 3 जो कि फीटल डेवलपमेंट है, इस फीटल डेवलपमेंट से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन का लेवल है आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का है। तो जितने भी पीटीएससी एनएम के स्टूडेंट हैं एंड ये राजस्थान एनएम हो गया आपका, एंड जितने भी ऑल स्टेट एनएम के स्टूडेंट हैं सभी के लिए क्लास यूजफुल रहने वाली है। लेकिन ये मोस्टली बीटीएससी एनएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है। तो बीटीएससी एनएम के जितने भी स्टूडेंट हैं तो इस क्लास से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं और इस क्लास के साथ आप बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए यूटरस, ऑप्शन बी है सर्विक्स, ऑप्शन सी है एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी है वाजाइना। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मोरुला, ऑप्शन बी है जाइगोट, ऑप्शन सी है ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन डी है एम्ब्रियो। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो पहली सेल बनती है, जो सिंगल सेल होती है, वो हमारी जाइगोट बनती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जाइगोट में कितने क्रोमोजोम होते हैं? इसमें क्या है, जाइगोट में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 46, ऑप्शन डी है 48। तो जाइगोट क्या है कि जब स्पर्म प्लस ओवम आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। यह जो होती है सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पे स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम थे, ओवम के अंदर भी 23 क्रोमोजोम यानी n क्रोमोजोम, हाफ क्रोमोजोम। ठीक है, अब यहाँ पे 2n यानी कि 46 क्रोमोजोम आ गए, 23 इधर से 23 इधर से। तो जाइगोट में टोटल कितने क्रोमोजोम हुए? तो 46 यानी 46 क्रोमोजोम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीवेज का अर्थ क्या है? ऑप्शन है इम्प्लांटेशन, ऑप्शन बी है रेपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट, ऑप्शन सी है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, ऑप्शन डी है फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो जो क्लीवेज होता है ना, वो जाइगोट के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसे ही हम क्लीवेज बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोरुला सामान्यतः कितनी कोशिकाओं का सॉलिड बॉल होता है? ऑप्शन ए 2 से 4, ऑप्शन बी 8 से 16 सेल, ऑप्शन डी सी है आपका 30 से 40, ऑप्शन डी है 50 से 60। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मोरुला होती है हमारा 16 सेल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन सामान्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए मायोमेट्रियम, ऑप्शन बी है इंडोमेट्रियम, ऑप्शन सी है सर्विक्स, ऑप्शन डी है ओवरी। तो जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यूट्रस के इनर मोस्ट लेयर इंडोमेट्रियम जो होती है उसके अंदर इम्प्लांट होता है, और ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन वाला पार्ट होता है वो उसकी आउटर लेयर यानी कि जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वही हमारी यूट्रस के इंडोमेट्रियम लेयर से अटैच होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्प्लांटेशन सामान्यतः फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद होता है? ऑप्शन ए है 1 से 2 दिन, ऑप्शन बी है 3 से 4 दिन, ऑप्शन सी है 6 से 7 दिन, ऑप्शन डी है 14 दिन। तो जो इम्प्लांटेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के 6वें से लेकर के 7वें दिन आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। कंप्लीट कब होता है? तो 10 से लेकर के 11वें दिन आपका कंप्लीट हो जाता है। उसमें भी मोस्टली पूछा जाए तो 11 डेज आपका कंप्लीट इम्प्लांटेशन हो जाता है, और कंप्लीट इम्प्लांटेशन को ही हम निडेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, एम्ब्रियोनिक पीरियड सामान्यतः किस सप्ताह तक माना जाता है? ऑप्शन ए है फर्स्ट 2 वीक, ऑप्शन बी है फर्स्ट 8 वीक, ऑप्शन सी है फर्स्ट 12 वीक, ऑप्शन डी है फर्स्ट 20 वीक। तो हम एम्ब्रियोनिक पीरियड बता देते हैं आपको। जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है वह 2 वीक से लेकर के 8 वीक तक होता है ना। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। एम्ब्रियोनिक जो पीरियड है फर्स्ट 8 वीक को बोलते हैं। नेक्स्ट है, फीटल पीरियड कब शुरू होता है? ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद, ऑप्शन बी है 2nd वीक, ऑप्शन सी है 9 वीक, ऑप्शन डी है 20 वीक। तो जो फीटल पीरियड की शुरुआत होती है तो वो हमारा 9 वीक से होता है। आपको मैं इसको बता देती हूँ। जो जाइगोट होता है, तो जाइगोट का जो पीरियड होता है वो कंसेप्शन से लेकर के 2 वीक तक का जो पीरियड होता है वो हमारा जाइगोट पीरियड होता है। ठीक है, जिसको हम ओवम पीरियड भी बोलते हैं।
तो जाइगोट बनता है तो मान लीजिए यहाँ से ये कंसेप्शन 0 डेज हो गया, 2 वीक तक का जो समय आपका जाइगोट का समय है। और जो इम्ब्रियो का समय होता है, यानी कब तक हम इम्ब्रियो बोलेंगे, तो 2 वीक से लेकर के 8 वीक तक के पीरियड को हम इम्ब्रियो बोलते हैं। और जो फीटस होता है ये 9 वीक से शुरू होता है और टिल बर्थ तक हम जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको हम फीटस बोलेंगे। टिल बर्थ कहीं कहीं आपका टिल बर्थ ना दे करके 40 वीक लिखा रहता है, 40 वीक तक आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है ना, तो वही है। यानी जाइगोट 0 से 2 वीक, एम्ब्रियो 2 वीक से लेकर के 8 वीक, फीटस जो होता है 9 वीक से लेकर के टिल बर्थ या फिर 40 वीक तक हम मानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस मुख्यतः किस अवधि में होता है? ऑप्शन ए है फीटल पीरियड, ऑप्शन बी है एम्ब्रियोनिक पीरियड, ऑप्शन सी है नियोनेटल पीरियड, ऑप्शन डी है आपका पोस्टनेटल पीरियड। तो जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ऑर्गन्स का निर्माण होना, ठीक है। तो ऑर्गन का निर्माण जब प्रेगनेंसी के अंदर जो भ्रूण होता है उस पीरियड में आपका एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर आपका ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है आपका एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, यानी कि जितने भी आपके एम्ब्रियो के जितने भी ऑर्गन होते हैं वो 8 वीक तक कम्प्लीटली बन जाते हैं। और जब 8 वीक जैसे ही क्रॉस करता है तो आपका 9वें वीक में आपका फीटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम कोई भी ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं होता है, सिर्फ बच्चे का वृद्धि और विकास होता है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 जर्म लेयर कौन सी है? ऑप्शन ए है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, ऑप्शन बी है एमनियन, कोरियन, यूक सैक, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा, कॉर्ड, एमनियन, ऑप्शन डी है आपका एपिडर्मिस, डर्मिस एंड मसल। तो जो जर्म लेयर होती है ना, जर्म लेयर होती है जो कि फीटस के अंदर ऑर्गन्स का निर्माण करने में हेल्प करती है, उसे ही हम जर्म लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो जर्म लेयर मेनली 3 होती हैं जो कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें सबसे पहले कौन सी लेयर बनती है? तो जो सबसे पहले जो बनने वाली जर्म लेयर होती है वह इंडोडर्म होती है, और जो सेकेंड होती है वो एक्टोडर्म होती है। देन जो बनती है आपकी थर्ड जो लेयर होती है आपकी मीजोडर्म बनती है, यानी कि सबसे पहले जो जर्म लेयर बनती है इंडोडर्म, सेकेंड आपका एक्टोडर्म एंड देन मीजोडर्म। लेकिन क्रम क्या है आपका? एक्टो, मीजो एंड इंडोडर्म, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नर्वस सिस्टम मुख्यतः किस जर्म लेयर से विकसित होता है? यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है वह किस जर्म लेयर से बनता है? ऑप्शन ए है इंडोडर्म, ऑप्शन बी है मीजोडर्म, ऑप्शन सी है एक्टोडर्म, ऑप्शन डी है ट्रोफोब्लास्ट। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वह एक्टोडर्म जर्म लेयर से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सुन लीजिए एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है। एक्टोडर्म जो होती है ये सबसे आउटर लेयर होती है, और इस लेयर से जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, स्किन, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, माउस रूप, सलाइवरी ग्लैंड, नेजल कैविटी, नेजल साइनस, हेयर, हेड, ये सब आपके ये एक्टोडर्म जर्म लेयर से विकसित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मसल्स और बोन मुख्यतः किस जर्म लेयर से विकसित होते हैं? ऑप्शन ए है एक्टोडर्म, ऑप्शन बी है मीजोडर्म, ऑप्शन सी है इंडोडर्म, ऑप्शन डी है ट्रोफोब्लास्ट। तो जो मसल्स एंड बोन होती है वो आपकी मीजोडर्म जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है। तो आप ये सुन लीजिए कि मीजोडर्म जर्म लेयर से क्या क्या बनता है। तो पहले बोन्स हो गया, मसल्स है, कार्टिलेज, सेंट्रल जो हमारा सीवीएस है यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, किडनी, गोनैड्स, जेनिटल ट्रैक्ट, स्प्लीन, टंग्स इत्यादि आपके मीजोडर्म से मिलकर बने होते हैं। ये हमारी मिडल लेयर होती है जर्म लेयर की। नेक्स्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की एपिथेलियल लाइनिंग मुख्यतः किससे विकसित होती है? ऑप्शन ए है एक्टोडर्म, ऑप्शन बी है आपका मीजोडर्म, ऑप्शन सी है इंडोडर्म, ऑप्शन डी है एमनियन। तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है आपका, जीआई ट्रैक्ट होता है यानी जो पाचन तंत्र होता है आपका, उसकी एपिथेलियल लाइनिंग यानी कि जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वह इनर मोस्ट लाइनिंग होती है। तो वह किससे विकसित होता है? तो ये हमारा इंडोडर्म से मिलकर बना होता है। तो इंडोडर्म से मिल ये सुन लीजिए कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं। तो इंडोडर्म जो होता है पहले ये जर्म लेयर की इनर मोस्ट लेयर होती है। इससे आपका जीआईटी ऑर्गन जितने होते हैं जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गैल ब्लैडर, पैनक्रियाज, रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग, नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ठीक है, एंड यूरेथ्रा, जितने भी हैं आपके इंडोडर्म से मिलकर बने होते हैं। और भी ऑर्गन है बट इतना इनफ है। नेक्स्ट है,
प्लेसेंटा का फीटल कंपोनेंट्स मुख्यतः किससे बनता है? ऑप्शन ए है एमनियन, ऑप्शन बी है कोरियन, ऑप्शन सी है यॉर्क सैक, ऑप्शन डी है एलेंटोज। ठीक है, तो प्लेसेंटा का जो फीटल कंपोनेंट होता है वो आपका कोरियन से मिलकर बना होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल हार्मोन प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है केवल न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी है मैटरनल फीटल एक्सचेंज, ऑप्शन डी है केवल प्रोटेक्शन। जो प्लेसेंटा का मुख्य कार्य होता है वो मैटरनल एंड फीटल एक्सचेंज, जिसमें कि गैसेस का आदान प्रदान होना, न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो ये सारे मुख्य काम होते हैं प्लेसेंटा के। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन बनाती है? जिसके अंदर आपका एचसीजी, इंसुलिन, टीएसएच, एफएसएच। देखिए एफएसएच एंड आपका टीएसएच जो होता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं। जो इंसुलिन होता है वो पैनक्रियाज से बनता है। पैनक्रियाज के लैंगर आइसोलेट्स ऑफ द लैंगर एंड्स ऑफ बीटा सेल से आपका इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो बच गया ऑप्शन आपका एचसीजी, यही आपका करेक्ट आंसर है। एचसीजी जो होता है यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है वह प्लेसेंटा से निर्माण होता है, जो कि सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, इसी से मिलकर बना होता है एचसीजी हार्मोन, इसी से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट आपका एचसीजी का मुख्य स्रोत क्या है? आपका एमनियन, ऑप्शन बी है ट्रोफोब्लास्ट स्लैश सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन सी है यॉर्क सैक, ऑप्शन डी है फीटल किडनी। तो अभी बताया मैंने, तो एचसीजी का जो मुख्य स्रोत है आपका ट्रोफोब्लास्ट, जिसकी आउटर लेयर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होती है, इसके बीटा जोन से आपका एचसीजी हार्मोन सीक्रेट होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एचसीजी का प्रेगनेंसी में प्रमुख प्रारंभिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए है ओवुलेशन कराना, ऑप्शन बी है कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखना, ऑप्शन सी है मेंस्ट्रुएशन शुरू करना, ऑप्शन डी है सर्विक्स को बंद करना। ठीक है, सर्विक्स को बंद करना, मेंस्ट्रुएशन शुरू करना है प्रेगनेंसी में कोई रोल नहीं है एचसीजी का। प्रेगनेंसी जब हो गई है तो ओवुलेशन का भी कोई रोल नहीं है, ओवुलेशन होगा ही नहीं। तो जो कार्पस ल्यूटियम है इसको मेंटेन करने का जो काम होता है अर्लियर प्रेगनेंसी के अंदर, तो हमारा एचसीजी हार्मोन करता है। ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन क्यों करता है? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम को एचसीजी हार्मोन 12 वीक तक मेंटेन करके रखता है, क्योंकि प्लेसेंटा का निर्माण अभी नहीं हुआ रहता है। प्लेसेंटा का जो कार्य निर्माण होता है वो 6 से लेकर के 12 वीक तक होता है। तब तक ये कार्पस ल्यूटियम हमारे प्रेगनेंसी को होल्ड करने का काम करता है विया द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो आपका चीफ सोर्स ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। कार्पस ल्यूटियम होता क्या है? तो रप्चर पीस ऑफ द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स। नेक्स्ट है अम्बिलिकल कार्ड में समानतः कितनी आर्टरीज होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसमें आर्टरी की बात पूछा है। ठीक है, अम्बिलिकल कार्ड में समानतः कितनी आर्टरी होती है? तो 2 आर्टरी होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि अम्बिलिकल कार्ड के अंदर कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो मेनली हमारी 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि हमारी जिसके अंदर 2 तो आर्टरी होती है, अम्बिलिकल आर्टरी होती है, और एक जो होती है अम्बिलिकल वेन होती है ना। यदि आर्टरी बस पूछा जाए तो 2 आर्टरी, एंड यदि वेन पूछा जाए तो एक ही वेन होती है मैच्योर आपका अम्बिलिकल कार्ड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अम्बिलिकल कार्ड में समानतः कितनी वेन होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो अभी बताया मैंने कि अम्बिलिकल कार्ड में कितनी वेन होती हैं, तो एक वेन होती है। अम्बिलिकल कार्ड में एक अम्बिलिकल वेन होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्बिलिकल वेन किस प्रकार का ब्लड फीटस तक लाती है? ऑप्शन ए है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑप्शन सी है मिक्स्ड ब्लड ओनली, ऑप्शन डी है आपका नो ब्लड। जो अम्बिलिकल वेन होती है ना, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो फीटल सर्कुलेशन होता है आपका, जो फीटल सर्कुलेशन होता है, फीटल सर्कुलेशन के अंदर एक तो मतलब प्लेसेंटा के अंदर आपकी 2 आर्टरी एंड 1 वेन है, तो इसके अंदर जो होता है आपका रिवर्स चलता है। ठीक है, इसमें अब आपकी जो वेन होती है ना, ये आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और ये इसका जो
मतलब डायरेक्शन होता है वेन का, तो ये हमारी प्लेसेंटा से फीटस की ओर होती है। यानी कि वेन का काम होता है O2 वाला जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, शुद्ध जो रक्त है आपका, वो प्लेसेंटा से लेकर के आपके फीटस तक पहुंचाना है। ठीक है। और जो आर्टरी है आपकी, अम्बिलिकल जो आर्टरी है, वो CO2 ब्लड कैरी करती है। CO2 ब्लड इन द सेंस कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त है। और इसका जो अम्बिलिकल आर्टरी का जो डायरेक्शन होता है वह आपके फीटस टू प्लेसेंटा होता है। यानी कि फीटस से जो भी अशुद्ध रक्त है आपका प्लेसेंटा में ले आकर के छोड़ देना है। ये आपका अम्बिलिकल आर्टरी का काम होता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि अम्बिलिकल जो वेन है आपकी, तो वह किस टाइप का ब्लड फीटस तक लाती है, तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस तक ले आती है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्बिलिकल आर्टरीज ब्लड को कहाँ ले जाती है। इसमें है ऑप्शन ए प्लेसेंटा से फीटस, ऑप्शन बी है फीटस से प्लेसेंटा, ऑप्शन सी है आपका मदर से यूट्रस, एंड ऑप्शन डी है आपका फीटस से लेकर के हार्ट। तो जो आपका अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो जो ब्लड को कहाँ ले आती है, तो फीटस से लेकर के प्लेसेंटा की तरफ होता है इसका डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मदर एंड यूट्रस का कोई रोल नहीं है, हार्ट का कोई रोल नहीं है इसमें। फीटस जो प्लेसेंटा टू फीटस होता है, ये वेन, अम्बिलिकल वेन का काम होता है, जो कि O2 ब्लड कैरी करता है उसमें। एंड ये आपका है फीटस से प्लेसेंटा, तो आपकी अम्बिलिकल आर्टरी होती है जो कि CO2 ब्लड आपके प्लेसेंटा तक लाती है फीटस से। नेक्स्ट है अम्बिलिकल कार्ड में वेसल्स को कौन सा टिश्यू प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें ऑप्शन ए है एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन बी है वार्टन्स जेली, ऑप्शन सी है कार्टिलेज, ऑप्शन डी है मसल्स। तो जो अम्बिलिकल कार्ड की जो वेसल्स होती हैं उसके ऊपर आपके जो टिश्यू होते हैं वो वाटसन जेली पाई जाती है ना। वाटसन जेली क्या होता है कि यह एक तरीके का जिलेटिनियस सब्सटेंस होता है जो कि अम्बिलिकल कार्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। तो यही इसका काम होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। इसमें अम्बिलिकल कार्ड एंड वेन के बारे में मैं बता देती हूँ। जो अम्बिलिकल कार्ड है आपकी, अम्बिलिकल कार्ड के अंदर मोस्टली जो शुरुआत के अंदर यानी कि आपकी 4 मंथ तक आपकी चार वेसल्स होता है इसमें, है ना। यानी अम्बिलिकल कार्ड के अंदर 4 महीने तक आपकी 4 वेसल्स पाई जाती हैं, जिसमें कि 2 आर्टरी और 2 वेन होती है। 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 2 अम्बिलिकल वेन होती है। लेकिन 4 माह बाद जैसे ही प्रेगनेंसी क्रॉस करती है तो उस टाइम क्या होता है कि एक जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है, राइट जो अम्बिलिकल वेन होती है आपकी, वो डिसअपीयर हो जाती है। क्यों डिसअपीयर हो जाती है, इसका जो कारण है वो ऑर्गेनोजेनेसिस है। ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे कि अम्बिलिकल कार्ड के अंदर शुरुआत के 4 महीने तक आपके 4 ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। 4 महीने के बाद आपकी 3 ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसके अंदर 2 आर्टरी एंड 1 वेन रह जाती है, जिसमें कि राइट अम्बिलिकल वेन जो होती है आपकी, 2 वेन में से जो राइट वाली अम्बिलिकल वेन होती है वो डिसअपीयर हो जाती है ड्यू टू ऑर्गेनोजेनेसिस, है ना। यदि क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कभी आपको कि यदि किसी अम्बिलिकल कार्ड के अंदर एक आर्टरी और एक वेन उपस्थित हो तो वह किस एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट करती है, तो हमारे रीनल एनोमलीज को इंडिकेट करती है। ठीक है। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोटिक फ्लूइड का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ऑप्शन ए है फीटस को मैकेनिकल प्रोटेक्शन देना, ऑप्शन बी है केवल हार्मोन बनाना, ऑप्शन सी है केवल ऑक्सीजन देना, केवल डाइजेशन करना है। केवल वाला ऑप्शन नहीं है इसमें। एमनियोटिक फ्लूइड का जो महत्वपूर्ण काम होता है वो फीटस को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड का अधिकांश भाग किससे संबंधित होता है। ऑप्शन ए मैटरनल एंड फीटल फ्लूइड सोर्सेज, ऑप्शन बी है केवल मैटरनल ब्लड, ऑप्शन सी है केवल फीटल ब्लड, ऑप्शन डी है केवल प्लेसेंटा। तो ये बी सी डी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर है मैटरनल एंड फीटल फ्लूइड जो सोर्सेज होते हैं वो आपके एमनियोटिक फ्लूइड बनाने का काम करते हैं, जिसमें कि फीटल यूरिन का मोस्टली आपका ये हिस्सा होता है इसमें एमनियोटिक फ्लूइड में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फीटस का पहला प्रमुख ऑर्गन सिस्टम कौन सा फंक्शनल डेवलपमेंट दिखाता है। यानी कि फीटस के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो कि सबसे पहले कार्य करना स्टार्ट करता है। ऑप्शन ए है नर्वस सिस्टम,
ऑप्शन बी है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऑप्शन सी है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन डी है आपका स्केलेटल सिस्टम। तो जो फंक्शनल करने का काम होता है वो आपका फंक्शनल डेवलपमेंट में आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आता है, यानी कि हार्ट बीट आपकी स्टार्ट हो जाती है 5 वीक के अंदर ही। तो जो फीटस का ऑर्गन सिस्टम फंक्शन सबसे पहले बनता कौन है, अगर तो पूछा जाए तो सबसे पहले बनता है नर्वस सिस्टम, लेकिन सबसे पहले काम कौन करता है तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम करता है। तो इसमें काम पूछा गया है तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फीटल हार्ट की एक्टिविटी सामान्यतः अल्ट्रासाउंड से लगभग कब डिटेक्ट की जा सकती है। ऑप्शन ए है फर्स्ट वीक, ऑप्शन बी है सेकेंड वीक, ऑप्शन सी है 5 to 6 वीक, ऑप्शन डी है आपका 15 वीक। तो जो फीटल हार्ट की एक्टिविटी होती है यदि अल्ट्रासाउंड में पूछा जाए, यानी फीटल डॉपलर से पूछा जाए, आपका डॉपलर यूएसजी यदि पूछा जाए तो उस कंडीशन में आपका 5 से 6 वीक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। इसमें हम बता देते हैं कि कब कब किस इंस्ट्रूमेंट से हम फीटल हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। एक्टिविटी यहाँ पूछा गया है आपका तो 5 से 6 वीक। यदि पूछा जाए डॉपलर यूएसजी से हम एक्टिविटी कब देखते हैं तो आपकी 5 से 6 वीक। यदि पूछा जाए आपका कि स्टेथोस्कोप से हम कब सुनते हैं तो स्टेथोस्कोप से हम 20 वीक के अंदर सुनते हैं। स्टेथोस्कोप से हम 20 वीक पे सुनते हैं। ठीक है, 2 तरीके से क्वेश्चन है आपकी। इसमें एक चीज़ करेक्ट करिएगा, यहाँ पे आपका यूएसजी के अंदर एक्टिविटी देखना है आपको, ये नहीं होगा। एक्टिविटी आपका देखना है तो 5 से 6 वीक, और हमारा डॉपलर से यदि सुनना है तो आपका 10 से लेकर के 12 वीक होगा। स्टेथोस्कोप से यदि सुनना है तो 20 वीक होगा। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। फीटल हार्ट रेट सामान्यतः एडल्ट हार्ट रेट की तुलना में होता है। ऑप्शन ए कम होती है, ऑप्शन बी अधिक होती है, ऑप्शन सी समान होती है, ऑप्शन डी हमेशा 60 पर मिनट होती है। तो जो फीटल हार्ट रेट होती है वो एडल्ट हार्ट रेट की तुलना में हमेशा अधिक होती है। इसमें करेक्ट आंसर है करेक्ट बी। जैसे कि एडल्ट जो हार्ट रेट होता है आपका 60 से लेकर के 100 बीट्स पर मिनट होता है, जबकि आपका ये फीटल हार्ट रेट जो होता है या FHR जो होता है आपका 120 से लेकर के 160 बीट्स पर मिनट होती है। तो हमेशा ये अधिक है इससे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्विकनिंग का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है फीटल हार्ट साउंड, ऑप्शन बी है मदर द्वारा फीटल मूवमेंट महसूस करना, ऑप्शन सी है सर्विकल डायलेशन, ऑप्शन डी है आपका प्लेसेंटल सेपरेशन। जो क्विकनिंग होता है वह मदर द्वारा फीटल मूवमेंट महसूस करना होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो फीटस की जो पहली हलचल होती है माँ को जो महसूस होती है वही हमारा क्विकनिंग कहलाता है। क्विकनिंग कब होती है यदि पूछा जाए, प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर आपकी 16 से 18 वीक पे होती है, एंड मल्टी ग्रेविडा के अंदर पूछा जाए तो 18 से ले यहाँ मल्टी ग्रेविडा होगा। यदि आपकी मल्टी ग्रेविडा है तो 16 से 18 वीक यानी कि पहले होती है। इसमें मोस्टली पूछा जाए तो 18 वीक, एंड जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है उसमें 18 से 20 वीक, मोस्टली 18 वीक। ठीक है, इसमें आपकी जो फीटस की पहली हलचल होती है वो माँ को महसूस होती है, वही हमारा क्विकनिंग है। क्विकनिंग एक तरीके का सब्जेक्टिव सिम्टम है, सब्जेक्टिव आपके डाटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रेविडा में क्विकनिंग सामान्यतः कब महसूस होती है। तो ऑप्शन ए 6 से 8 वीक, 10 से 12 वीक, ऑप्शन सी है 18 से 20, ऑप्शन डी है आपका 28 से 30 वीक। तो प्राइमरी ग्रेविडा में जो क्विकनिंग होती है वो आपकी 18 से 20 वीक होती है, यानी 2 वीक बाद में आपको पता चलता है। नेक्स्ट है मल्टी ग्रेविडा में क्विकनिंग सामान्यतः कम महसूस होती है। तो ऑप्शन ए है आपका 8 से 10 वीक, ऑप्शन बी है 14 से 18 वीक, ऑप्शन सी है 24 से 28 वीक, ऑप्शन डी है आपका 30 से 32 वीक। तो जो मल्टी ग्रेविडा होता है, मल्टी ग्रेविडा का पहले मतलब क्या होता है कि जिसने 2 या 2 से अधिक बार प्रेगनेंसी कंसीव की हो तो हमारा मल्टी ग्रेविडा है। प्राइमरी ग्रेविडा क्या हो कि जिसने फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव की हो तो उसे हम प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें कोई भी अंदाजा पहले से नहीं होता, इस वजह से हमें क्विकनिंग होती है 18 से 20 वीक पे समझ में आती है। जबकि मल्टी ग्रेविडा में जो होता है क्विकनिंग आपकी यहाँ पे 14 से 18 वीक वाला ऑप्शन सही जाएगा। इसमें 16 से 18 वीक का होता है, लेकिन और मल्टी ग्रेविडा में आपको अनुभव पहले से रहता है, इस वजह से उसे पहले क्विकनिंग समझ में आती है। क्विकनिंग एक तरीके का प्रिजम्पटिव साइन है। नेक्स्ट है फीटल लंग्स में सर्फेक्टेंट का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है ब्लड प्रेशर बढ़ाना, ऑप्शन बी है एल्वुलार कोलेप्स को रोकना,
ऑप्शन सी है हार्ट रेट बढ़ाना, ऑप्शन डी है डाइजेशन करना। तो जो फीटल लंग्स में सर्फेक्टेंट होते हैं वो हमारे एल्वुलर कोलैप्स को रोकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्फेक्टेंट मुख्यतः किस सेल द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन ए टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट्स, टाइप सेकेंड न्यूमोसाइट्स, ऑप्शन सी है आरबीसी, ऑप्शन डी है मैक्रोफेज। तो जो सर्फेक्टेंट होता है वो हमारा टाइप सेकेंड न्यूमोसाइट से बनता है, यानी कि ये जो हमारी सर्फेक्टेंट होता है टाइप सेकेंड न्यूमोसाइट से होता है। टाइप फर्स्ट जो होता है हमारा ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है, ठीक है, और जो टाइप थर्ड होती है न्यूमोसाइट वो डस्ट सेल का काम करती है। ये लंग्स की एल्वुलार सेल होती हैं। नेक्स्ट है, फीटल सर्कुलेशन में फोरामेन ओवल किससे जुड़ता है। ऑप्शन ए है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन बी है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन ए है ऑप्शन सी है एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी है अम्बिलिकल वेन एंड आर्टरी। जो फीटल सर्कुलेशन के अंदर जो फोरामेन ओवल होता है तो वो हमारा बता देते हैं आपके, ये हार्ट के 4 चेम्बर हैं, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जो फोरामेन ओवल होता है वो हमारा यहाँ पे सेकेंड बाईपास चैनल होता है फीटल सर्कुलेशन के अंदर। तो ये जो इसमें राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच ये एट्रियल सेप्टम पे आपका एक होल पाया जाता है जिसको हम फोरामेन ओवल बोलते हैं। तो ये यही हमारा इसमें करेक्ट किसे जोड़ता है, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ से इधर ब्लड पास होता है इसके थ्रू। नेक्स्ट है, डक्टस आर्टरियोसस किसे जोड़ता है। ऑप्शन ए एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी है अम्बिलिकल वेन और इंट्रा आईबीसी, एंड ऑप्शन डी है पोर्टल वेन और लीवर। ठीक है, तो इस डक्टस जो आर्टरियोसस होता है ये 2 आर्टरी के बीच का जंक्शन होता है। तो यहाँ पे आपका डक्टस आर्टरियोसस जो होता है वो एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का जंक्शन होता है। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 आर्टरी के बीच का जंक्शन डक्टस आर्टरियोसस कहलाता है फीटल सर्कुलेशन के अंदर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डक्टस वेनोसस किसके ब्लड फ्लो से संबंधित है। ऑप्शन ए अम्बिलिकल वेन, ऑप्शन बी है आपका अम्बिलिकल आर्टरी, ऑप्शन सी है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी है एरोटा। तो जो डक्टस वेनोसस होता है वो अम्बिलिकल वेन से संबंधित होता है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डक्टस वेनोसस अम्बिलिकल वेन और आईवीसी के बीच ब्लड फ्लो करता है। नेक्स्ट है, फीटल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मुख्यतः कहाँ से आता है। ऑप्शन ए है फीटल लंग्स, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा, ऑप्शन सी है आपका फीटल लीवर, ऑप्शन डी है फीटल किडनी। तो फीटल सर्कुलेशन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह मुख्यतः प्लेसेंटा से आता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फीटस में यूरिन प्रोडक्शन लगभग कब शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए है 4 वीक, ऑप्शन बी है आपका 8 से 9 वीक, ऑप्शन सी है 20 वीक, ऑप्शन डी है बर्थ के बाद। तो इसमें जो फीटल यूरिन प्रोडक्शन होता है वो 8 से 9 वीक के अंदर शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, फीटल किडनी का यूरिन किस में जाता है। ऑप्शन ए है मैटरनल ब्लड, ऑप्शन बी है एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन सी है प्लासेंटा, ऑप्शन डी है अम्बिलिकल वेन। तो जो फीटस का यूरिन होता है वो जो होता है इम्यूनिटी फ्लूइड के बनाने में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लैनिंगो का क्या है। ऑप्शन ए है फीटल फाइन एयर, ऑप्शन बी है फीटल बोन, ऑप्शन सी है प्लेसेंटल टिश्यू, ऑप्शन डी है अम्बिलिकल वेसल्स। तो जो लैनिंगो होता है वो फीटल फाइन हेयर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लैनिंगो का आपका निर्माण सुन लीजिए, लैनिंगो जो होता है उसका निर्माण 16 वीक में स्टार्ट हो जाता है और 20 वीक के अंदर होल बॉडी को कवर कर लेता है और आपका 36 वीक पे डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, वर्निक्स कैसियोसा क्या है। ऑप्शन ए फीटल ब्लड, ऑप्शन बी है वाइट चीजी प्रोटेक्टिव कोटिंग, ऑप्शन सी एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है प्लेसेंटल हार्मोन। तो जो वर्निक्स कैसियोसा होता है वाइट चीजी सब्सटेंस होता है जो कि आपके फीटस के पूरी बॉडी पे वाइट जो चीजी सब्सटेंस की आपके लगा होता है वही हमारा वर्निक्स कैसियोसा होता है। वर्निक्स कैसियोसा को सुन लीजिए कि कब अपीयर होता है। वर्निक्स कैसियोसा भी 16 वीक पे अपीयर होता है, 24 वीक पे ये पूरे बॉडी पे कवर रहता है, 40 वीक में ये डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, मिकोनियम क्या है। मिकोनियम जो है फर्स्ट फीटल स्टूल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है फीटल यूरिन, ऑप्शन सी है आपका एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन डी है प्लेसेंटल सिक्रीशन। जो मिकोनियम होता है वो बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है, ठीक है। फर्स्ट जो फीटल स्टूल होता है जो फर्स्ट फीटल स्टूल होता है वही हमारा मिकोनियम कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हरा कलर का ब्लैक कलर का जो पहला बेबी मल त्याग करता है उसे हम मिकोनियम बोलते हैं।
नेक्स्ट है ऑप्शन ए फीटल हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है HbA, ऑप्शन बी है HbF, ऑप्शन सी है HbS, ऑप्शन डी है आपका HbC। तो जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसको हम HbF, यानी Hb मतलब हीमोग्लोबिन, F मतलब फीटल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये HbA जो होता है ये एडल्ट का होता है। नेक्स्ट है HbF की ऑक्सीजन एफिनिटी एडल्ट हीमोग्लोबिन की तुलना में होती है। ऑप्शन ए कम होती है, ऑप्शन बी अधिक होती है, ऑप्शन सी समान होती है, ऑप्शन डी नहीं होती है। तो ऑक्सीजन जो एफिनिटी होती है एडल्ट हीमोग्लोबिन की तुलना में जो HbF की तो हमारी सबसे अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मुख्यतः किस स्ट्रक्चर के माध्यम से मिलते हैं? ऑप्शन ए प्लेसेंटा, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी है किडनीज, ऑप्शन डी है आपका स्टोमक। तो जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है समांतर टर्म प्रेगनेंसी कितने सप्ताह की मानी जाती है? ऑप्शन ए 28 वीक, ऑप्शन बी है 32 वीक, ऑप्शन सी है 37 से 42 वीक, ऑप्शन डी है 45 से 48 वीक। तो जो टर्म प्रेगनेंसी आपकी 37 से लेकर के 42 वीक तक मानी जाती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसमें 37 वीक से यदि पहले बच्चा जन्म लेता है तो उसको प्री टर्म बोलते हैं, यदि 42 वीक से बाद में जन्म लेता है तो उसको हम पोस्ट टर्म बेबी बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है फीटल ग्रोथ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण इंडिकेटर क्या है? पहला है आपका ऑप्शन मैटरनल हाइट ओनली, ऑप्शन डी है सीरियल असेसमेंट ऑफ फीटल ग्रोथ, ऑप्शन सी है मैटरनल पल्स ओनली, ऑप्शन डी है मैटरनल टेम्परेचर ओनली। तो जो फीटल ग्रोथ का सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर जो होता है वो सीरियल असेसमेंट ऑफ फीटल ग्रोथ होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूरल ट्यूब किस स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से संबंधित है? ऑप्शन ए है नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी है डाइजेस्टिव, ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन डी है यूरिनरी सिस्टम। तो जो न्यूरल ट्यूब होता है वो नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट से संबंधित होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका गर्भावस्था में फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें ऑप्शन है एडिक्वेट मैटरनल न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई, ऑप्शन बी है केवल पानी, ऑप्शन डी है केवल कैल्शियम, ऑप्शन डी है केवल आयरन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कि मैटरनल न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये हमारे आपकी टॉप 50 MCQ हो गए फीटल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, क्लास के साथ बने रहे हमेशा। इस क्लास को बार बार देखिए, रिवाइज करें क्वेश्चन को। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पूछ लें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जितनी भी न्यू वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें क्योंकि जितनी भी वीडियो आप तक उसकी सूचना मिलती रहेगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।